जोशी साहब, एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। जोशी साहब, दो बातें। ओबीसी पर आपकी नजर है, पिछले लंबे वक्त से अब ओबीसी आपको भी याद आ रहे हैं। हालांकि देखिए, आपके लोग ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया ओबीसी, जब सपा की सरकार आती है तो ओबीसी वालों को पीटा जाता है, उनके प्लॉट पर कब्जा हो जाता है। और यहां स्थिति आपने देखा, डिप्टी सीएम ने तो यह कह दिया कि देखिए जातिवाद तो है, यादव जातिवाद है, लेकिन राष्ट्रवाद उनके अंदर है। और अब तो यादव भी बीजेपी के साथ जाएगा 2024 में। किसी वर्ग को लुभावने की बात, इस तरह की बातें करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग उसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को कहते हैं। हमारा मानना है कि एससी, एसटी, ओबीसी और वनवासी जितना हमारा समाज है, इस समाज की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी धरातल में लड़ रही है। का जो स्वरूप है उसको जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। हमारी संगोष्ठियां उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। जोशी जी, क्यों देखेगा आपकी तरफ ओबीसी, ये तो बताइए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार 6 साल में इनसे ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ और आनंद फानंद में हमारे संघर्ष के बाद, चाहे सड़क हो, सदन हो, चाहे कोर्ट हो, न्यायालय हो, हमने संघर्ष करा, तब हमने भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दिया कि वो पिछड़ा आयोग का गठन करे। जो चुनाव है इनकी वजह से लेट है, उसमें जो पिछड़े वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अब जाके वो, जब हमने उसकी लड़ाई को लड़ी तो जाके वो निश्चित तौर पर हमने लड़ाई को लड़ी तो उसका प्रतिफल भी हमको मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ पाई, वरना भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ों का आरक्षण खाना चाहती थी। आज जो चुनाव लेट हो रहा है निकाय का, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की विफलता के कारण हो रहा है। चौधरी साहब जवाब दीजिए। चौधरी साहब, देखिए, मुझे लगता है कि जिनको लगता है कि वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उनको मौका मिलता है तो वो पिछड़ों के हक को खाने का काम करते हैं। उनके लिए पिछड़े का मतलब यादव और यादव का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि पिछड़ों की सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस आजमगढ़ में थी, वहां के उपचुनाव में जो अखिलेश यादव जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां के भी पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर अपना नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि वास्तव में समाज का जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी समाज का वंचित वर्ग है, जिस तक समाज का लाभ नहीं पहुंचता, विकास की किरण नहीं पहुंचती, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के वहां तक अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है। और इसी कारण जाति के भेदभाव से मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निर्वाचन क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला रहे हैं। वो चाहे आजमगढ़ जैसा क्षेत्र हो, चाहे वो रामपुर जैसा क्षेत्र हो, तो वही भारतीय जनता पार्टी की योजना है, सबका साथ। संजय जी, निकाय चुनाव में जो निकाय चुनाव की जो स्थिति है वो तो आपको पता ही है ना सर। आप तो चुनाव कराने जा रहे थे। देखिए, हम चुनाव करा जाए, जिस प्रकार से करा रहे थे वो वैसा ही चुनाव था जैसा समाजवादी पार्टी चुनाव करा रही थी, उसी आधार पर करा रही थी और उसी को रोकने तो ये तो कह रहे कि हमारे दबाव में आए। अभी देखा आपने, जोशी साहब कह रहे हमारे दबाव में बनाइए। देखिए, इनको शायद जानकारी नहीं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसने बनाया। अभी तक तो देश में नहीं बना था, वो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और पिछड़ा भी जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी और हम ही ने ये उत्तर प्रदेश में प्रण लिया था कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के लिए हम चुनाव नहीं कराएंगे। यद्यपि न्यायालय का निर्देश था कि करा लिया जाए, लेकिन न्यायालय के निर्देश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने से इनकार किया। जबकि बिहार में जो पिछड़ों की सरकार है, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन देते हैं, वहां चुनाव हो गया था। ये दिखाता है कि वास्तव में न्याय के आधार पर, सत्य के आधार पर और सामाजिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए। जोशी जी जल्दी से जवाब दीजिए। और एक मेरा सवाल, आप जो कह रहे सर, ओपी राजभर, आप चाह रहे थे कि ओबीसी उनको साथ लिया जाएगा, इस तरीके से आपने दोस्ती की, वो भी आपका साथ छोड़ के चले गए। वो भी कह गए कि देखिए यहां तो अखिलेश यादव एसी दफ्तर में बैठकर काम करते, उन्हें काम फील्ड में उतरते ही नहीं है। देखिए, माननीय राजभर जी की बात को प्रदेश गंभीरता से भी लेता, वो सुबह किसके साथ, भाजपा के साथ चल जाए,
शाम को सपा के साथ चल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर मैं वो प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा जो आपने समाजवादी पार्टी से पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये संघर्ष है, जो पिछड़ा आयोग का गठन कोर्ट के आदेश के बाद इनको करना पड़ा, वो इनकी नीति और नीयत को बताने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में जो अभी चयन हुए हैं उनमें ओबीसी वर्ग की जो अनदेखी हुई है उसको भी प्रदेश और देख रहा है। निश्चित तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग के साथ जो इन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है उसका हर्जाना इनको देखना पड़ेगा। और हम लोग पूर्णतः जमीन पर उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सुपड़ा साफ होगा। इस संकल्प के साथ हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ठीक है विजय पाठक जी, एक चीज को मैं समझना चाहूंगा। अभी देखिए राष्ट्रीय कार्य की बैठक जो हो रही है पश्चिम बंगाल में हुई और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जातिगत जनगणना को धार देने की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही है। आपको लग रहा है कि इसका फायदा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा? देखिए अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि इसका फायदा मिलेगा, इसीलिए वो बार बार इसकी मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए अभी एक पायलट प्रोजेक्ट मान लीजिए बिहार में चल रहा है, उसमें आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हो रहा है जातियों का, और ये जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी तो बिहार में क्या होगा मुझे लगता है उसका इंतजार कर लेना चाहिए। दूसरी बात है कि 1931 में हमारे यहाँ देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है कि जिन जातियों की तादाद ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, वो तो इससे खुश होंगे, लेकिन जिनकी तादाद कम है या जिन्होंने कम बच्चे पैदा किए क्या वो गुनाह करेंगे? उनकी भागीदारी की बात कैसे होगी? तो ये जातीय जनगणना जो है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। ये राजनीति में इसको तब तक उठाया जा सकता है जब तक हो ना जाए, लेकिन होने के बाद क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और मैं ऐसा मानता हूं विजय जी क्या ओबीसी ये बात देखेगा कि देखिए भाई कोई पार्टी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है, या वो इधर देखेगा कि विकास की बात करने वाले के साथ हम जाएंगे, जहां उनको आयुष्मान योजना मिल रही है, जहां उनको राशन मिल रहा है, जहां उनको घर मिल रहा है, जहां उनको चीजें मिल रही है, वो उधर देखेगा? देखिए मैं यही तो कह रहा हूं ना कि पिछले 2014 के बाद नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जा रहे हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनको समर्थन मिला है, चाहे लोकसभा 14 का हो या फिर 2019 का हो, इस हिसाब से 2024 अच्छा 2019 में तो आप देखिए इससे बड़ा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। सपा बसपा आरएलडी एक साथ थी, फिर भी 66 सीटें बीजेपी जीती। तो एक बड़ा इसको जाति से ऊपर उठ के वोट देना कहते हैं। आप समीकरण कुछ भी बना लें, लेकिन समीकरण टूट जाते हैं जब सब लोग किसी एक के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो राजनीति में बदलाव है इसको समझना होगा सभी राजनीतिक दलों को, जो परंपरागत तरीके से यानी 15 साल पहले 20 साल पहले की समीकरणों के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, उन सबको समर्थन नहीं मिल पा रहा। लेकिन जो नए तरीके से नए कलेवर में और नई तरकीबें निकाल कर राजनीति कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनके लिए सहूलियतें दे रहे हैं, उनको सहायता डीबीटी दे रहे हैं, तो जाहिर है उनको बेनिफिट हो रहा है।